जरा सोचिए कि आज चाहे वो अहमदाबाद हो या हमारा दिल्ली हो या रायपुर जैसे भारत के जो शहर हैं वो सऊदी अरब और कतर से भी ज्यादा गर्म हो चुके हैं। और आप सोच रहे होंगे कि इस गर्मी के कारण केवल हमारा मौसम ही गर्म होता है, लेकिन ऐसा नहीं। इसके कारण हमारी हेल्थ और देश की इकोनॉमी पर भी बहुत सीधा असर पड़ता है। अर्थात गर्मी के कारण हमारा शरीर भी बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है और हमारी इकोनॉमी पर भी इसका असर पड़ता है। भारत तो इस समय सचमुच जल रहा है। अर्थात भारत के अंदर इस समय बहुत ही ज़्यादा मात्रा में तापमान बढ़ चुका है और इसके पीछे सिर्फ सूरज की गर्मी नहीं है, बल्कि हमारी खुद की कुछ गलतियां हैं जिसके कारण भारत का तापमान बहुत ही ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। आज हम सिर्फ समस्याओं पर बात नहीं करेंगे और ये भी समझेंगे कि कैसे इसको सुलझाया जा सकता है और इसके क्या प्रैक्टिकल उपाय होते हैं और इनके क्या बचने के तरीके होते हैं, उस पर भी आज हम बात करेंगे। और इस प्रेजेंटेशन में आप जानेंगे कि हमारा शहर अर्थात प्रेशर कुकर की तरीके से क्यों बन गया है और उसे हम वापस कैसे ठंडा कर सकते हैं, इसके पीछे क्या साइंस है, इसी पे आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले थोड़ा-सा बात करते हैं कि आज के हमारे वीडियो के कौन-कौन से टॉपिक होने वाले हैं। देखो, सबसे पहले अगर बात करें तो हम देखेंगे कि खतरे में भारत की इकोनॉमी पर कैसे फ़र्क पड़ेगा। अर्थात जब हमारा देश का तापमान बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो हमारे देश की इकोनॉमी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। वहीं पे हम देखेंगे हीट वेव और हीट डोम का विज्ञान क्या होता है, उसको हम समझेंगे। फिर हम देखेंगे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट क्या होता है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम देखेंगे वेस्टर्न डिजाइन की बेवकूफी क्या है और हम देखेंगे चैप्टर 5 में अर्थात लास्ट में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इनके सॉल्यूशन क्या होते हैं, उनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं कि जो गर्मी होती है, गर्मी का असर सिर्फ जो होता है वो पसीने तक सीमित नहीं होता है। अर्थात लोग सोचते हैं कि जब गर्मी होती है तो हमारा पसीना बह जाएगा और कोई हमें समस्या नहीं होगी। लेकिन देश के 75% लोग आज भी धूप में फिजिकल लेबर की तरीके से कार्य करते हैं। अर्थात ऐसे बहुत सारे 100 में से 75 लोग हैं जो कि आज भी धूप के अंदर लेबरी का कार्य करते हैं। और इस भयंकर गर्मी के कारण इन मजदूरों और कामगारों की जो होती है प्रोडक्टिविटी जो होती है वो 5 से 10% तक घट जाती है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा बात करें, मैकिन्से की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक जो है इस गर्मी से भारत की जो जीडीपी को क्या होगा कि 2.5 से 4.5 तक का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ रही है जिसके कारण भारत की पूरी जीडीपी को 2.5 से 4.5 तक का नुकसान हो सकता है। यह नुकसान हर साल लगभग 126 बिलियन डॉलर का हो सकता है, जो हमारे जो है नेशनल एजुकेशन बजट से भी बहुत ज्यादा है। अर्थात जो हमारे पूरे देश का जितना एजुकेशन बजट है उससे ज्यादा जो होगा खर्च, अर्थात तो जीडीपी हमारी अर्थात हमारे देश को आर्थिक जो है नुकसान पहुंचेगा, जो कि लगभग 126 बिलियन डॉलर के बराबर होगा, जो कि हमारे देश की अर्थ जो एजुकेशन के अंदर जो पैसे लगाए जाते हैं अर्थात जो बजट होता है एजुकेशन का, उससे भी ज्यादा एक नुकसान हो सकता है। जरा सोचिए, अगर हम इकोनॉमी का यह नुकसान बचा लें तो देश का एजुकेशन जो बजट होगा वो रातों रात दोगुना हो जाएगा। तो आप समझो कि इस नुकसान को बचाना अर्थात गर्मी को बचाना हमारे लिए इतना आवश्यक क्यों है। आप थोड़ा सा बात करते हैं, इंसानों की तरह से खेतों में उगने वाले हमारी फसलों को भी काफी भयंकर हीट स्ट्रोक आता है। अर्थात जैसे कि हमारे शरीर को गर्मी के कारण काफी नुकसान होता है, इसी प्रकार से जो हमारे खेतों के अंदर किसान लोग जो होते फसल को उगाते हैं उनको भी काफी मात्रा में नुकसान होता है। अगर बात करें भारत में, तो भारत में हीट वेव जो होता है ठीक उसी समय आती है जब हमारे खेतों में गेहूं का दाना भर रहा होता है। जैसे कि यहाँ पे आप पास में देख सकते हैं, जब हमारे खेतों के अंदर जो होता है गेहूं की हमारी जो फसल तैयार होती है, जब उसके अंदर गेहूं के जो दाने बनते हैं वो धीरे धीरे जब भरना स्टार्ट करते हैं, उसी समय हमारे देश के अंदर जो होता है हीट वेव दस्तक लगाती हैं।
और इस अचानक आई गर्मी से जो दाना होता है, वो क्या होता है, सिकुड़ जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे हाफ पार्ट में तो फुल दिखाई दे रहा होगा, लेकिन वहीं पे हाफ पार्ट में क्या आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे बहुत ही कम दाना है। तो इस प्रकार से क्या होता है, सिकुड़ जाता है, जिससे जो हमारी फसल की पैदावार होती है, वो 15 से 25% तक गिर जाती है। आप समझो कि अगर जहाँ पे 100 क्विंटल गेहूँ होता होगा, वहाँ पे केवल जो होता है वहाँ पे आपका 85 से 75 कुंटल गेहूँ होगा, अर्थात तो वहाँ पे 15 से 25 कुंटल गेहूँ की जो है पैदावार घट जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि गर्मी के कारण फसल पर भी कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। अपनी फसल को बचाने के लिए जो किसान होते हैं, वो ज़्यादा पानी लगाना पड़ता है, क्योंकि किसान चाहते हैं कि हमारी फसल खराब ना हो, जिस कारण से वो अपने खेतों के अंदर ज़्यादा पानी लगाते हैं, जिससे उनकी लागत बढ़ जाती है। भाई जैसे कि हम जानते हैं कि पानी जब ज़्यादा लगाएँगे, तो पानी को निकालने के लिए हमारा लाइट का बिल, या अगर आप इंजन से चलाते हैं तो उसमें डीज़ल की काफ़ी मात्रा में खपत होती है, जिससे हमारा खर्च बढ़ जाता है और आमदनी घट जाती है। इसलिए यह एक्सट्रीम हीट सिर्फ शहरों की परेशानी नहीं है, बल्कि यह हमारे पूरे देश की फूड सिक्योरिटी के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि गर्मी होगी तो केवल देश वालों को ही समस्या होगी, ऐसा नहीं जो शहरों में रहते हैं। इसके अलावा हमारे जो खाना का सिस्टम है, जो फूड सिक्योरिटी, उस पर भी बहुत बड़ा इसका असर पड़ेगा। और थोड़ा-सा आगे अगर बात किया जाए, तो सबसे पहले यह हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि हीट वेव होती क्या है? देखो, कोई आम गर्मियों का मौसम नहीं होता। जैसे कि हीट वेव की अगर हम बात करें, तो जो नॉर्मल गर्मी होती है वैसी गर्मी नहीं होती है, बल्कि यह एक खतरनाक मेडिकल कंडीशन होती है। अर्थात जब कंडीशन एक खतरनाक पे तापमान पहुंच जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, हीट वेव कहते हैं। थोड़ा सा और इस पे अगर बात किया जाए, तो इसे तब डिक्लेयर किया जाता है जब तापमान एक नॉर्मल लिमिट से अचानक ऊपर चला जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहाड़ी मैदानों का जो तापमान होता है, वो रहता है 35 सेल्सियस तक, ठीक है, अगर पहुंच जाए। वहीं पे तटी का अगर 37 पहुंच जाए और मैदानी इलाकों का 40 सेल्सियस के आसपास पहुंच जाए, तो ये जो होता है हीट वेव के अंतर्गत आने लगती हैं। वहीं पर अगर बात करें, जैसे कि प्लेन एरिया में 40 सेल्सियस, कोस्टल एरिया में 37 और हिल एरिया में 35 का आंकड़ा पार होने पर सरकार इसे क्या करती है, हीट वेव मानने लगती है। और थोड़ा-सा आगे बात करें, तो अप्रैल महीने की हीट वेव सबसे घातक होती है। अर्थात मार्च के बाद जब अप्रैल आता है, वहाँ की हीट वेव जो होती है सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि तब तक हमारी बॉडी इस अचानक हुए बदलाव के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि पहले तो जाड़ा चल रहा होता है। जाड़े से हम गर्मी में तुरंत आते हैं, लेकिन अचानक बहुत ज़्यादा मात्रा में गर्मी होती है, जिस कारण से हमारी बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाती है। और बिना बादल, बिना हवा और बिना बारिश के जब यह गर्म हवा ठहर जाती है, तो डिहाइड्रेशन और ऑर्गन फेलियर का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अर्थात ये हीट वेव काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि ये जो होती है हीट वेव हमारी जो होती है अप्रैल महीने में आती हैं, और अप्रैल महीने में हम उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते हैं गर्मियों से लड़ने के लिए, जिस कारण से काफ़ी बड़ी ऑर्गन फेलियर अर्थात हार्ट अटैक किसी को हो सकता है, किडनी में समस्या हो सकती है, अर्थात बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम बड़ी-बड़ी आ जाती हैं जब हीट वेव आती हैं। और थोड़ा-सा बात करते हैं कि हीट डोम क्या होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि प्रेशर कुकर में जो होता है, खाना इतना जल्दी क्यों पक जाता है और कैसे पकता है? क्योंकि हम सभी ने घरों के अंदर तो प्रेशर कुकर देखा ही है, तो प्रेशर कुकर के अंदर खाना इतनी जल्दी कैसे पक जाता है? देखो, अगर बात किया जाए तो कुकर का ढक्कन बंद होने से अंदर का हाई प्रेशर बनता है। भाई जब ढक्कन बंद होती है, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेशर बनता है, जो सारी हीट को बाहर निकलने से रोकता है। जिस कारण से प्रेशर बढ़ जाता है, तो वहाँ पे हीट बाहर नहीं निकल पा रही, जिस कारण से बिल्कुल ऐसा ही भारत के जो होता है अगर बात करें, तो ऐसा ही भारत के आसमान में भी होता है। जैसे कि प्रेशर कुकर के अंदर होता है, जब बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ जाता है, तो तापमान और ज़्यादा बढ़ जाता है। उसी प्रकार से हमारे भारत के आसमान में भी क्या होता है, वातावरण में ठीक ऐसा ही होता है, में एक हीट डोम बन जाता है। हीट डोम जैसे यहाँ पे अभी हमने देखा प्रेशर कुकर में, इसी प्रकार से हीट डोम बन जाता है।
या इनविजिबल डोम गर्म हवा को ऊपर जाने से रोकता है। और ये जब डोम बनता है, जैसे मान लो भारत के अगर चारों तरफ डोम बन जाएगा, हीट डोम, तो ये क्या करेगा, जो गर्म हवाएं होती हैं इनको बाहर जाने से रोकता है और उसे वापस क्या करता है, फिर से नीचे की तरफ भेजता रहता है, जिससे शहर का सचमुच का जो होता है तापमान एक प्रकार से प्रेशर कुकर था, कुकर की तरीके से कार्य करता है और शहर का तापमान ज्यादा से ज्यादा बढ़ने लगता है। और तो और उत्तर भारत में हिमालय की ऊंची दीवारें इस खतरनाक गर्म हवा को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं देती हैं। और समझ सकते हैं, जो हिमालय भी ऊंचा है वो भी इन हीट डोम से गर्म हवाओं को बाहर निकलने नहीं दे पाते हैं। आप थोड़ा सा आगे यदि यहाँ पे बात किया जाए, तो इस गर्मी के लिए सिर्फ सूरज जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि सभी लोग सोचते हैं कि ज्यादा गर्मी हो रही इसका मतलब सूरज जिम्मेदार है। तो सूरज ही केवल जिम्मेदार नहीं है, सबसे बड़े विलेन हमारे कंक्रीट से भरे अनप्लान्ड शहर होते हैं। अगर इसमें सबसे बड़े विलेन की बात करें, तो जो आज के समय में घर बनाए जाते हैं कंक्रीट के, जिनको किसी डिजाइन से या अनप्लान्ड के तरीके से बना दिया जाता है, जिस कारण से भी हमारे वातावरण का तापमान काफी ज्यादा बढ़ जाता है। कंक्रीट की सड़कें दिन भर जो होता है वो सूरज की गर्मी को क्या करती हैं, एक सोखते की तरीके से अपने अंदर सोखती रहती हैं और रात को बहुत धीरे धीरे क्या करते, फिर से छोड़ती हैं। अर्थात सोखता समझ लो कि एक लगा होता है हमारी बिल्डिंगों में, वो क्या करता है, दिनामान धीरे धीरे प्रकाश जो सूर्य का आता है उसको, हीट को धीरे धीरे अपने अंदर सोखता रहता है और फिर जैसे रात्रि होती है वो धीरे धीरे फिर से क्या करता है, निकालना अर्थात उसे छोड़ना चालू करता है। इसी वजह से हमारे शहर भी जो होते हैं वो रात में भी ठंडी नहीं हो पाते, अर्थात शहर जो होते हैं वो रात को 12 बजे भी आप देखोगे, 2 बजे भी ठंडे नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कंक्रीट के घर बहुत ज्यादा बने होते हैं शहरों में और वो कंक्रीट जो होती है दिन में सूर्य की गर्मी को सोख कर रात भर धीरे धीरे उष्मा को बाहर निकालते रहते हैं, जिस कारण से शहर ठंडे नहीं हो पाते हैं, जिसे विज्ञान में अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहा जाता है। और थोड़ा सा बात करें, तो मुंबई के हीट जो होते हैं मैप में साफ दिखता है कि जहां पेड़ नहीं है, जैसे कि एयरपोर्ट का कंक्रीट, रनवे आदि, वहां तापमान सबसे ज्यादा होता है। और ये बात भी सही है, जहां पर पेड़ पौधे कम होंगे और जहां पे कंक्रीट की चीजें ज्यादा होंगी, जैसे कि रनवे, एयरपोर्ट, तो वहां पे हीट ज्यादा ज्यादा देखने को मिलती है। वहीं थोड़ा सा बात करें दूसरी तरफ, आरे फॉरेस्ट जैसे हरे भरे इलाकों में तापमान शहर के बाकी हिस्सों से हमेशा कई डिग्री कम रहता है। जैसे कि यहाँ पे इमेज भी आप देख सकते हो, 2 इमेज हैं। एक जो है यहाँ पे प्लांट वाली है, तो प्लांट वाली जगह का हमेशा तापमान थोड़ा-सा कम रहता है, क्योंकि यहाँ पे हीट डोम वगैरह नहीं बनते हैं। और हमने हाईवे और मेट्रो के नाम पर 250 जो होते साल पुराने पेड़ों को काट कर अपने ही शहर को एक भट्ठी में बदल दिया। और भारत के अंदर क्या किया जा रहा है आज के समय में, जो होता है डेवलपमेंट के नाम पे बहुत सारे पेड़ काट दिए जाते हैं, चाहे वो फैक्ट्रियों के निर्माण के आधार पे हो या रास्ते के लिए। जो पुराने पुराने पेड़ हैं 200-250 वर्ष के, उनको भी काट के रास्ते बनाए जाते हैं और उनको काट के फैक्ट्रियां बनाई जाते हैं, लेकिन जिसके कारण आज भारत के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में गर्मी बढ़ चुकी है। आप थोड़ा सा बात करते हैं कि हमारी एक और बड़ी गलती यह होती है कि हम जो होता है ठंडे पश्चिमी देशों के आर्किटेक्चर को बिना सोचे समझे भारत में कॉपी करते हैं। अर्थात जो पश्चिमी देश होते हैं, ठंडे देश होते हैं पश्चिमी देश, वहां पे क्या आर्किटेक्चर को हम बिना सोचे समझे भारत के अंदर एप्लीकेबल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो पूरी तरह कांच से बनी बड़ी बिल्डिंग सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके रास्तों पर डबल सन इफेक्ट पैदा करती हैं। देखो पश्चिमी देश ठंडे होते तो वो तो अपने यहाँ जो होते ग्लास लगा देते हैं बिल्डिंगों में, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन भारत के अंदर एक्चुअल में ठंडा तो मौसम रहता नहीं है, इतनी ज्यादा मात्रा में गर्मी रहती है, जिससे यहाँ पे जब हम शीशे को लगाते हैं तो शीशे के जो होता लाइट जब गिरती है सूरज की उस पे, तो ये रिफ्लेक्ट करके वापस करता है, जिससे जो पास में रोड होती है जहां से लोग निकलते हैं, वहां पे तापमान और ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। अगर बात करें तो न्यूयॉर्क जैसे 25% अर्थात 25 सेंटीग्रेड तापमान वाले शहरों के लिए बिल्डिंग डिजाइन और 40
40 सेल्सियस वाले मुंबई या दिल्ली में अपनाना एक भयंकर बेवकूफ़ी। देखो जहाँ पे तापमान कम है वहाँ पे तो शीशे के घर बनाए जा सकते हैं, शीशे अपने घरों पे दीवारों पे लगवाए जा सकते हैं। लेकिन जहाँ पे तापमान पहले ही बहुत ज़्यादा रहता है, वहाँ पर बिल्कुल भी बिल्डिंगों में शीशे नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करके जो होता है वहाँ पे आस-पास के रास्तों में और ज़्यादा हीट को पैदा करते हैं। इस रिफ्लेक्टेड सनलाइट और ओवन जैसी गर्मी की वजह से रास्तों पर चलने वाले आम लोगों को सबसे ज़्यादा तकलीफ झेलनी पड़ती है। हमें विदेशी डिज़ाइन के बजाय अपने गर्म क्लाइमेट के हिसाब से सस्टेनेबल, देसी और जो होते हैं स्मार्ट मटेरियल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अर्थात हमारा अगर देश बहुत ज़्यादा गर्म है, तो हमें ऐसे आर्किटेक्चर, ऐसी डिज़ाइन को तैयार करना चाहिए, जो कि हमें गर्मी से थोड़ी-सी राहत दें और गर्मी को बढ़ाने ज़्यादा ना बढ़ाएँ, ऐसे कुछ आर्किटेक्चर होने चाहिए हमारे घरों के। अगर थोड़ा-सा अगर आगे हम बात करें, तो अगर हमें डेवलपमेंट सीखना ही है, तो हमें काँच की बिल्डिंग के बजाय सिंगापुर जैसे स्मार्ट देशों के मॉडल से सीखना चाहिए। अर्थात सिंगापुर जो देश है, वहाँ पे क्या किया जाता है, पेड़ों को अपने घरों पे, दीवारों पर भी लोग लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए, तो जहाँ पे हर जगह भारी कमी होने के बाद था, वहाँ पे जगह तो बहुत कम है सिंगापुर में, फिर भी सिंगापुर ने अपनी बड़ी बिल्डिंग्स को शानदार और जो होता है वर्टिकल गार्डन्स में बदल दिया। वर्टिकल्स मतलब खड़े-खड़े गार्डन्स जो होते हैं, जैसे बिल्डिंग पे जगह-जगह पेड़-पौधे लगाते हैं, तो उन्होंने क्या उनको एक गार्डन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने सिर्फ कंक्रीट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस नहीं किया, बल्कि शहर की क्वालिटी ऑफ लाइफ और हरियाली को भी जो है बराबर महत्व दिया है। उनके चौड़े रास्तों के बीच भी भरपूर पेड़ होते हैं, जिससे ट्रैफिक भी स्मूथ चलता है और शहर का तापमान भी कंट्रोल में रहता है। भारतीय म्युनिसिपैलिटी को भी डेवलपमेंट और नेचर के बीच में यही परफेक्ट बैलेंस बनाने की सख्त जरूरत है। अब थोड़ा-सा आगे बात करते हैं। एक सिंपल थर्मामीटर एक्सपेरिमेंट साफ दिखता है, अर्थात एक थर्मामीटर से अगर देखा जाए कि पेड़ों की गहरी छांव में तापमान जो होता है 5 से 6 सेंटीग्रेड कम होता था। जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं वहां पे तापमान कम होता है, और जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होते हैं वहां पे ज्यादा मात्रा में तापमान देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे एक रोड है, इस रोड पे देखा जाए तो यहाँ पे तापमान बहुत ज्यादा मात्रा में है। वहीं पे यहाँ पे आप देख सकते हैं पेड़ पौधे लगे हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे पेड़ों की छाँव के कारण यहाँ पे बहुत ही ऊपर की तुलना में तापमान यहाँ पे कम है। इसको थोड़ा-सा अगर समझें, तो अगर हम हाईवे जो होते हैं, डिवाइडर जो होते हैं, दोनों तरफ पेड़ लगा दें तो उनका शेड पूरे रास्ते को कूलिंग टनल में बदल देगा। भारत के ड्राई क्लाइमेट के लिए बोगनविला, मोगरा और बाँस जैसे पौधे बेस्ट हैं, जिन्हें ज़्यादा मेंटेनेंस की भी ज़रूरत नहीं होता। तो ऐसे पेड़-पौधे भी लगाने चाहिए रोडों के किनारे, जिनकी मेंटेनेंस कम हो और आसानी से वो वहाँ पे सर्वाइव कर सके। बोगनविला के पेड़ों ना सिर्फ वो हमारे कंक्रीट के शहरों को सुंदर बनाते हैं, बल्कि पक्षियों को रहने के लिए एक सुरक्षित घर भी प्रदान करते हैं। अर्थात बोगनविला का पेड़ जो होता है, इसके अंदर पक्षी भी सुरक्षित रूप से रह लेते हैं और ये वातावरण को ठंडा भी बनाते हैं। सरकार को हर नई सड़क, मेट्रो और फ्लाईओवर के प्रोजेक्ट में बड़े पेड़ों की जगह छोड़ना चाहिए, कानूनी रूप से अनिवार्य कर देना चाहिए। अर्थात तो जब भी कोई हाईवे, रनवे या कोई बड़ी रास्ता बनती है, तो वहाँ पर अनिवार्य रूप से पेड़ों को लगाने के लिए जगह छोड़ना अनिवार्य कर देना चाहिए। आप थोड़ा-सा बात करते हैं, तो शहरों को बिना ज़्यादा खर्च किए ठंडा रखने का एक और बहुत असरदार और स्केलेबल तरीका ये है कि कूल रूफ्स क्या होते हैं, अगर इस पे थोड़ा-सा बात करें, अगर छतों पर सफेद रिफ्लेक्टिव पेंट कर दिया जाए, तो सूरज जो कि गर्मी जो होती है, गर्म किरणें जो आती हैं, वो छत से टकरा कर वापस लौट जाएँगी। अर्थात अगर वहाँ पे रिफ्लेक्टिव पेंट कर दिया जाए, तो वहाँ पे क्या होता है, सूर्य की प्रकाश गिरेगा, तो रिफ्लेक्ट होके बाहर चला जाएगा, जिससे हमारा घर ठंडा रहेगा। चेन्नई और गुजरात के शानदार पायलट प्रोजेक्ट्स में देखा गया है कि सिर्फ व्हाइट पेंट करने से घर के अंदर का तापमान जो होता है, वो 1.5 सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। यह सिंपल तकनीकी ना सिर्फ भारत के लोगों को रात में अच्छी नींद देती है, बल्कि एसी और फ्रिज का बिजली बिल भी काफ़ी कम कर देती है। जैसे कि यहाँ पे आप घर देख सकते हैं, एक यहाँ पे जो घर है, इसके छत के ऊपर यहाँ पे क्या व्हाइट पेंट किया गया है, और ये वही सेम घर है, इस पे क्या है, व्हाइट पेंट नहीं किया गया। तो इधर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है और इधर काफ़ी कम तापमान रहता है।
तो हर सोसाइटी चाल और इंडिपेंडेंट घर में इस छोटे से बदलाव को अपनाकर हम बड़े पैमाने पर जो होते हैं राहत पा सकते हैं। और थोड़ा-सा आगे बात करते हैं, तो इस क्लाइमेट जो होता है क्राइसिस से लड़ने के लिए सिर्फ़ सरकार नहीं बल्कि हर एक नागरिक को अपनी ज़िम्मेदारी उठानी पड़ेगी। जैसे कि शॉर्ट टर्म में अगर बात करें, तो सरकार को पब्लिक शेड्स बनाने चाहिए, वर्क्स को ओवराइज़ बाँटना चाहिए और स्कूलों की टाइमिंग बदलनी चाहिए। लॉन्ग टर्म में अगर बात करें, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, छतों पर सोलर पैनल्स और पूरे शहर की अर्बन हीट मैपिंग जैसी पॉलिसी लागू होनी चाहिए। अगर बात करें म्युनिसिपैलिटी डेवलपमेंट के नाम पर 200 साल पुराने पेड़ों को काटना तुरंत बंद कर देना चाहिए। इसके साथ ही हम अपने घरों की बालकनी या छतों पर पुदीना और लेमन्स ग्राम जैसे छोटे एबल गार्डन लगाकर शुरुआत कर सकते हैं। जब सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर विजन और नागरिकों का पर्सनल एक्शन मिलेगा, तभी ये शहर लायक बन जाएगा। आप थोड़ा-सा आगे बात करते हैं यहीं पे, तो यह सच है कि हीट वेव एक नेचुरल घटना होती है। ये तो हमने सभी समझा कि हीट वेव जो होती है वो एक नेचुरल घटना होती है, लेकिन यहाँ पे अगर बात किया जाए तो ये जानलेवा हमारा खुद का अनप्लान्ड डेवलपमेंट होता है। लेकिन जो हमारे लिए खतरनाक बनता है, वो हमारी ही सबसे बड़ी गलतियाँ होती हैं। हम आसमान के हीट डोम को तो रोक नहीं सकते, लेकिन अपने शहर में पेड़ लगाकर हीट आइलैंड को ज़रूर खत्म कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक आम का पेड़ अपनी पूरी लाइफ में 81 टन कार्बन सोखता है, अर्थात समझो कि 81 टन कार्बन सोखता है और 5 एसी के बराबर कूलिंग देता है। इसलिए इस गर्मी में आम खाने के बाद उसकी गुठली को कचरे में ना फेंके, उसे सुखाकर पौधे लगाएं या किसानों को दान कर दें। गर्मी की शिकायत करने की बजाय आज ही एक पौधा लगाइए और इस पॉजिटिविटी बदलाव के साथ एक्टिव हिस्सा भी आप में बन सकते हैं। प्रकृति से हमें अपने फायदे के लिए बहुत कुछ लिया है। अब वक्त आ गया है कि हम एकजुट होकर उसे कुछ वापस लौटाएं। अर्थात प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन प्रकृति की बहुत सारी चीजों को अपने फायदे के लिए हमने काटना, पीटना और प्रकृति को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन अब वो वक्त आ चुका है कि हमें प्रकृति को नुकसान कब पहुंचाना है, जैसे कि पेड़ पौधों को ज्यादा लगाना है, खुदाई कम करना है, कंक्रीट के घरों को अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बनाना है। बहुत सारी चीजों को ध्यान रखे जो कि जो हमारे इको फ्रेंडली होने चाहिए और प्रकृति को नुकसान कम पहुंचाने वाले होने चाहिए, उन तरीकों को अपनाना चाहिए जिससे हम अपने शहर का तापमान घटा सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके विषय में फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना है। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हम किसी नए टॉपिक के साथ में अगले वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।